ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा मैंने बोला था कि हम लोग नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वन टॉप फैक्टर। ये दो टॉपिक है बस, इसके बाद सॉल्यूशन यूनिट विल बी फिनिश्ड। आज फिनिश कर देंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। सबसे पहले ऐसा पढ़ा क्यों रहे थे, इसको क्यों पढ़े हम लोग। तो आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, एज वी नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करती हैं, ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उनको बोलते हैं। तो मैं यहां से लिख दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही था, क्लियर है। दूसरी बात क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास बाय मोलिकुलर मास। तो अगर मास कांस्टेंट है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है और ये रिलेशन याद रखनी है, ये मैंने पिछले पार्ट में भी बता दिया था। ओके, दूसरी बात क्या थी, कंडीशंस क्या थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर किसके लिए एप्लीकेबल थी, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स इसके लिए थी। दूसरा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थी। और तीसरा था नॉन एसोसिएटेड, जो ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो और ना ही वो वोलेटाइल हो, उनके लिए। क्लियर है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। क्लियर, इनके लिए ये चीज हम लोगों ने मोलिकुलर मास निकालते थे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज किसके लिए किया गया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर किसके लिए, used to measure molecular mass of solute, ठीक है। but if solute used to prepare solution बनाने के लिए अगर आपने जो solute यूज किया गया है, prepare solution undergoes either association या तो वो एसोसिएट हो और डिसोसिएशन देन मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बजाय क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन एसोसिएटेड की बजाय हो गया एसोसिएट। नॉन वोलेटाइल तो है वो। अगर ये दोनों कंडीशंस होगी तो क्या होगा, देन देयर विल बी चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के बदल जाएंगे। एंड हेंस इस वजह से क्या होगा, हेंस देयर विल be change in कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एंड कंसीक्वेंटली इस वजह से क्या चीज चेंज होके आएगी, कंसीक्वेंटली द मोलिकुलर मास, जो कि हमारा इसका मेन पर्पस था, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विल आल्सो बी चेंज, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक इफ NaCl इज यूज्ड, अगर हमने NaCl को यूज कर लिया एज सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल तो ये है, वेपर्स तो नहीं बनेंगे, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमने तो लिया है इसका 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड हेंस डिसोसिएटेड इनटू, किसमें डिसोसिएट हो जाएगा,
डिसोसिएटेड इनटू, किस में डिसोसिएट हो जाएगा, इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, दो आयंस में टूट गया। सो देयर विल बी टू आयंस ऑफ सोल्यूट के दो आयंस होंगे, हमने लिया एक था, दो आयंस मिल गए हमें, टू आयंस ऑफ सोल्यूट, तो दो आयंस हुए, तो इसकी वजह से इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमने कितने मोल्स लिए थे सोल्यूट के, एक मोल लिया, पर यहां पर ये तो पूरे आयंस में टूट गए, तो डबल हो गए ना, तो क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी डबल होगी। देखो थ्योरेटिकली तो हमने कितना लिया है, 1 मोल, पर जब प्रैक्टिकली डाला तो वो दो आयंस में टूट गया, तो क्या हो गया, हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बढ़ गई, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो इसकी वजह से द मोलिकुलर मास observed experimentally will be lesser than theoretically calculated value। थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा, कम आ जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो मोलिकुलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ लो इस चीज को इस तरीके से, जैसे कि ये मेरे पास मैंने लिया था सुक्रोस, ठीक है, मान लो 1% ही ले लिया, 1% चीनी ले ली, C12H22O11, यहां पे मैंने ले लिया उतने ही सॉल्यूशन में कितना, 1% NaCl ले लिया, ठीक है जी, NaCl। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, पाई इज इक्वल टू CRT, दिस इज आल्सो पाई इज इक्वल टू CRT, यही आ जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन 1 है, तो पाई इज इक्वल टू 1 RT, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इज इक्वल टू 1 RT, यही आना चाहिए था ना, हमारे पास वैल्यू टेम्परेचर दोनों का सेम। पर NaCl किस में टूट गया, NaCl तो किस में टूटा हुआ है बताओ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो मोल्स पे ही डिपेंड करती है सोल्यूट के, तो यहां पर तो सोल्यूट के दो आयन नहीं होंगे क्या, तो तुम्हें क्या मिलेगी, डबल, तो डबल वैल्यू आ जाएगी, तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू विल गेट 2 RT, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या होगा, डिफरेंस आएगा, तो डबल होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास, तो देखो थ्योरेटिकल वैल्यू में तो क्या आ जाता, पाई इज 1 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो आना चाहिए था हमारे पास ये वैल्यू, और यहाँ पर क्या आ रही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डबल होके आ रही है, यहाँ तो आ रही थी RT और यहाँ पे आ रही है 2 RT, तो इनटू मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज इनवर्स 1 बाय 2 RT, तो आधा नहीं हो गया क्या, और यहां पर क्या हो रहा है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज 1 बाय RT, तो अलग अलग नहीं आ रहा है क्या, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही है, क्लियर है। तो हमेशा जब डिसोसिएट हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, आयंस में टूट गया, तो डिसोसिएशन हमेशा क्या करेगी, समझ गए होगे ना, ये सुक्रोस है, सुक्रोस में आप थ्योरेटिकली भी यही आएगी, प्रैक्टिकली भी यही आएगी, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी। तो क्या करते हैं, उसमें भी एक कंडीशन है, बताऊंगा अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो द मोलिकुलर मास observed
experimentally is lesser than the calculated values से क्या आया हुआ है, कम आया हुआ है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ी है बट मोलिकुलर मास की वैल्यू घटी है। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेसर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन। तो ये बात एक याद रख लेना, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन जब होगा तो क्या होगा, देयर विल बी लेसर मोलिकुलर मास कम होगा। सिमिलरली अगर मैं एसोसिएशन का एक एग्जांपल ले लूं, एसोसिएशन का ले लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये एसिटिक एसिड ले लिया जी। एसिटिक एसिड सबको पता है CH3COOH, ये ले लिया मैंने COH, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या करेगा, इट विल अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेगा। दिस इज H बॉन्ड। अब ये दिख तो कितने रहे हैं, दो लिए हमने, दो लिए। तो इन केस ऑफ एसोसिएटेड मोलिक्यूल्स या सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, इन केस सोल्यूट undergoing association, for example acetic acid in benzene, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट लेना है, एसिटिक एसिड आपका सोल्यूट है। ठीक है, सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, देन देयर विल बी क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन number of moles of solute due to association or due to hydrogen bonding. They behave like a single molecule. ये सिंगल मॉलिक्यूल जैसा बिहेव कर रहे थे, कितने, दो, और असल में कितने हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्चुअल में तो दो हैं, पर एसोसिएशन की वजह से दे आर बिहेविंग लाइक ए सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सो कैलकुलेटेड colligative property will be lesser than the theoretical value से ये कम आ जाएगी। और colligative properties are inversely proportional to molecular mass of solute। तो इसका मतलब क्या हुआ, consequently molecular mass calculated experimentally के बजाय observed experimentally will be higher from, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, will be higher than theoretical value से क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई एक एग्जांपल से यही एग्जांपल बता दें, इसमें मैंने बेंजीन लिखा, वाटर ना ले, पानी लेंगे, क्योंकि पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत हाई होता है, जिस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने देगा, वो सेपरेट हो जाएंगे। बट अगर बेंजीन में लिया तो ही एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो देन थ्योरेटिकल वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने ले लिया, यहाँ पे एसिटिक एसिड ही ले लिया, ये 1% एसिटिक एसिड ले लिया हमने। ठीक है जी, अब 1 मोल ले लें, चलो 1 मोल ले लें, 2 मोल्स ले लें, 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स ले लिए। अब 2 मोल्स जो हैं, पाई इज इक्वल टू व्हाट, CRT, C क्या होता है, N/V RT। तो N कितना है यहाँ पे, 2/V RT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 2। लेकिन असल में जब बेंजीन में इसको डाला गया था, बेंजीन में, तो ये एसिटिक एसिड क्या हो गया, एसोसिएट होके दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सिंगल मॉलिक्यूल, वो सिंगल मॉलिक्यूल जैसा बिहेव कर रहा था।
एक्सपेरिमेंटली तो ये एक ही जैसा बिहेव कर रहा था, तो क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू 1/V/RT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस केस में ज्यादा आ रहा है, अगर हम लोग ये तो कहें एक्सपेरिमेंटली और ये कहें थ्योरेटिकली, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ गई, इट इज इक्वल टू RT/V, और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आ चुकी है 2RT/V। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है ना, ये वैल्यू ज्यादा है। और तुम्हें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास क्या आएगा, इस केस में ज्यादा होगा कि इस केस में, तो जितनी ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे जो आपके पास मोलिकुलर मास है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई, यहाँ पे थ्योरेटिकल ये ज्यादा है तो ये कम आएगा, ठीक है, ये कम है तो क्या आएगा, दिस इज मोलिकुलर मास, एक्सपेरिमेंटली जो करेंगे वो क्या आ जाएगा 1/पाई एक्सपेरिमेंटल, ठीक है भाई। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम है तो मोलिकुलर मास ज्यादा आएगा। सो इन केस सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन देयर विल बी the molecular mass calculated experimentally will always be higher than theoretical values, theoretical values जो कैलकुलेट की गई हैं उनसे हमेशा ज्यादा आएगा। तो दो कंडीशंस बता दी हैं, जो मोलिकुलर मास आएगा क्या आएगा, मोलिकुलर मास यहां पे ऐसे लिखते हैं कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल ये लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल molecular mass will be lesser than the theoretical molecular mass in case of dissociation, जब डिसोसिएशन होगा, ये याद रखनी है, एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर दे चुका हूं। और दूसरा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास विल बी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में बढ़ के आएगा। क्यों आएगा, बहुत बार बता चुका हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है जी, आगे समझ में। इसका मतलब जो मोलिकुलर मास आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करोगे किस केस में, जिन केस में आपका मोलिकुलर जो सोल्यूट है वो एसोसिएट या डिसोसिएट होगा, वो डिफरेंट आएगा फ्रॉम थ्योरेटिकल वैल्यूज। तो इसलिए हम लोग इस मास को बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस। तो व्हाट इज एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई, द मोलिकुलर masses of any molecular mass of any substance calculated by using colligative properties differ from the experimental values is known as abnormal molecular mass of substance, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, जो सब्सटेंस क्या होगा, ऑफ एनी सब्सटेंस जो डिफर होगा कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का अलग अलग अगर आता है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नाउ व्हाट इज द causes of abnormal molecular masses, क्या कारण है एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस के। तो सबसे पहला है द सोल्यूट undergoing dissociation। पहला कारण है, अगर सोल्यूट डिसोसिएट होता है, द
सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है, थर्ड इज द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इज नॉट डाइल्यूट बिकॉज एट हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट इंट्रैक्शंस क्या होंगे? अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, तो सोल्यूट में इंट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी? एट हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट इंट्रैक्शंस गेट इंक्रीज्ड, और जितनी ज्यादा इंक्रीज होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? मोल्स की अमाउंट कम होती चली जाएगी। हमने डाले 5 मोल पर एसोसिएट होके वो क्या हो गए? इंट्रैक्शंस की वजह से वो एसोसिएट हो गए, वो 5 की बजाय 3 का ही बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लो आएगी। तो ये है कारण, अगर सोल्यूट डिसोसिएट हो, एसोसिएट हो, और या फिर क्या हो? कंसंट्रेटेड ज्यादा हो, तो इन 3 कंडीशंस में आपको एबनॉर्मेलिटी दिखाई देगी। क्लियर है? तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास वो है जो मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में अलग अलग अगर आता है। थ्योरेटिकल वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी? बाय यूजिंग दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो इसलिए अब हम लोग नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस के केस में, या फिर जिन सॉल्यूशन में सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, उनको कैसे मॉडिफाई किया जाए। तो उसके लिए वान टॉफ ने 1880 में एक फैक्टर दिया था। देखो स्पेलिंग को ध्यान से देखना, वान टॉफ वी स्मॉल लिखना है, VAN अपोस्ट्रोफी T, अपोस्ट्रोफ लगा के T, हॉफ H कैपिटल, फैक्टर, ये तो बाकी तो कुछ है नहीं। वांट ऑफ फैक्टर V स्मॉल रहेगा, वांट ऑफ फैक्टर I से डिनोट करते हैं जी, I से। ओके, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? टू रिमूव द abnormality in molecular mass of solute undergoing association or dissociation want Hoff introduced a factor that is factor I known as क्या बोलते हैं उसको? known as want of factor। क्या है ये want of factor? it is used to measure degree of dissociation। कोई चीज कितना टूटे, ऐसा नहीं कि 100% ही टूटेगा कोई चीज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये भी मेजर करेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो क्यों डाला गया है वांट ऑफ फैक्टर, समझ लें, ताकि जो एबनॉर्मेलिटी आई थी मोलिकुलर मास में, किस वजह से एसोसिएशन या डिसोसिएशन सोल्यूट में, उसको दूर करने के लिए एक फैक्टर दिया गया, जिस फैक्टर का नाम था वांट ऑफ फैक्टर। ये होता क्या है? वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू आयोटा आई से। तो दिस इज दी, इट इज वेरी सिंपल। क्या करेंगे? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय दी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। दिस इज ऑब्जर्व्ड जो है ये आएगी एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आसान है याद रखना, ओन याद रख लेना, ऑब्जर्व्ड बाय द नॉर्मल। इसको इस तरीके से कर सकते हो, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस ये याद रखना है भाई, कैलकुलेटेड कितना ही एक्सपेरिमेंटल कितना।
कितनी आई, वो रेशियो को क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। तो व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब इसको और दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, दिस इज द colligative property is inversely proportional to molecular mass, molecular mass के inversely proportional है। तो क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा calculated molecular mass, calculated molecular mass, और नीचे क्या आ जाएगा, inversely proportional है ना, और नीचे आ जाएगा क्या, this is the observed, observed लिख दूं क्या, या फिर experimental लिख दो, चलो experimental और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ठीक है जी, तो इसको ऊपर लिख देते हैं MC और नीचे लिख देते हैं MO, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा कि I क्या है, ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली हमने किया, और जो नॉर्मल मतलब जो हमने कैलकुलेट किया था थ्योरेटिकली। तो experimental colligative property by calculated is what, experiment, theoretical। और जैसे ही मोलिकुलर मास की टर्म में लिखोगे तो कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास ऊपर आ गया, क्योंकि वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो उल्टा दिखता है। क्लियर है, समझ गए। अब ये चीज हम लोगों ने यहां पे लिखा टू मेजर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब हम लोग मेजर करेंगे। तो याद रहे, मैं एक लाइन लिख के और देन आई स्टार्ट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कैलकुलेट करता है। तो याद रहे, द सोल्यूट undergoing up to very small extent, undergoing association or dissociation up to very small extent, बहुत कम extent तक भी होता है, extent, even then value of colligative property is changed, colligative property की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर है, आई समझ में। तो अब हमें क्या मेजर करना है कि कोई चीज वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू, अगर बात करूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I is equal to number of ions produced after 100% डिसोसिएशन। जब 100% डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू उसके आयंस के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे NaCl है, NaCl का 1 मोल ले लिया आपने, 1 मोल ले लिया तो ये किसमें टूट गया, मान लो ये 100%, एग्जामिनर बोलेगा आपको कि ये पूरा मान लो टूट गया, तो I की वैल्यू क्या होगी, क्या बताया था मैंने, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय दी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल तो ये है, तो नॉर्मल है 1, और ऑब्जर्व्ड क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज 1 + 1, कितने आयंस हो गए भाई, 2, तो 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा आएगी हमेशा जब ये डिसोसिएट होगा। अगर मान लो ऐसे ही NaCl की बात करें की बजाय Al2SO4 होल थ्राइस ले ले, वो कह रहा है ये भी पूरा टूट गया, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितने आयंस, 2, और 3 सल्फेट आयंस, तो I की वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी, ये तो 1 मोल था, तो 1 नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 आएगी, तो ये 2 और ये 3, टोटल कितने हो गए, 5, तो I की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। क्लियर है। इसी तरीके से इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई चीज एसोसिएट होती है, वैल्यू ऑफ I विल बी लेसर देन 1, एक से कम आएगी। कैसे, जैसे एसिटिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके बना लिया एक, मान लो 100% ही है, 100% एसोसिएशन है,
थोड़ा सा भी डिसोसिएट नहीं, जितने लिए थे सारे के सारे एसोसिएट हो गए। तो बताओ आई ऑब्जर्व्ड कितना है जी, 2 के 1, तो आप कहोगे सर 1 है, एसोसिएट होके 1 बन गया, और नॉर्मल कितने थे 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है अगर ये 100% एसोसिएशन ना हो, 100% डिसोसिएशन ना हो, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको वही चीज करवाने जा रहा हूं। इन केस there is neither 100% dissociation nor 100% association, then want of factor I is related to degree of association and dissociation as follows। तो ये रिलेशन रहेंगे, अब यही हमने जानना है। तो सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई चीज पूरी टूटी ही नहीं है, डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। क्या रिलेशन है आप लोग अभी सब कुछ जान लेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है याद होगी आपको, 11th क्लास में भी पढ़ा था हमने, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। आपने इनिशियली कितने लिए हैं, टोटल में से कितना ऐसा टूट गया, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 50 बच्चे थे, 30 बच्चे चले गए, तो क्या हो गया, जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना हो जाएगा, 30 डिसोसिएट हुए टोटल 50 में से, तो 30/50, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज ऑल। तो क्या करते हैं, लेट ए इज द सोल्यूट, ए सोल्यूट ले लिया, ये डिसोसिएट हो गया भाई n1 मोल्स ऑफ बी में, n2 मोल्स ऑफ सी में, n3 मोल्स ऑफ डी में, एंड सो ऑन। लेट इट इज डिसोसिएटेड इनटू n मोल्स। हमने मान लिया लेट, भाई आइडिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में कैमरे से पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। मैं फिर कहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में, कुछ बच्चे डालते हैं, हेजिटेट ना करें, जैसी भी लैंग्वेज में आप पूछेंगे मैं उसको समझ जाऊंगा कि हाँ आपको ये समझ नहीं आया। तो कोशिश करें कि आप लोग कमेंट जरूर करें। ओके, ए था, हमने मान लिया लेट ए, मैं यहां पे जगह इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यहीं पे मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। लेट 1 मोल ऑफ ए इज डिसोसिएटेड इनटू n moles on dissolution in solvent। जैसे इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ये n मोल्स में टूट गया। ठीक है, तो जब टाइम 0 था आपने ये 1 लिया था, मतलब नॉर्मली आपने 1 मोल लिया था। t टाइम के बाद इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, मैंने ऊपर दिखा दिया अल्फा। तो अल्फा टूट गए, कितने में टूटा है ये, n में टूटा है ना, n मोल्स में, तो कितना हो गया n अल्फा हो गया कि नहीं हो गया। अब आप सबको पता है कि जो I है, I वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, अब सोल्यूट के मोल्स बताओ भाई, जब टी टाइम पे जब टूट चुके, तो 1 माइनस अल्फा, तो ये बच गया, और ये कितने हैं n अल्फा। तो इन आयंस पे भी डिपेंड करेगा और इन आयंस पे भी डिपेंड करेगा।
भाई मुझे लग रहा है कि इसकी बैटरी चली गई है, तो बैटरी लगानी पड़ेगी। तो यहीं से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ी देर एक बार इसको चार्जिंग में लगाते हैं, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। बीच में बैटरी इसकी ख़त्म हो गया था, तो इसको रिचार्ज करके अब मैं दोबारा से आ रहा हूँ। हम लोग कर रहे थे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन कर रहे थे कि क्यों मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल थी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हमने नॉन वोलेटाइल तो सेम ही रखा है सॉल्यूट को, बट वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं और एसोसिएट भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोगों ने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना है जिसका नाम है वेन टॉप फैक्टर। तो मैं बता रहा था कि अगर कोई भी आपका सॉल्यूट है, अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है तो कितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन आएगा, और उस केस में आप वन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या लोगे, वो अब हमें जानना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन वन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं आपको बता रहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहां से मैंने बताया ए, मान लिया लेट 1 मोल ऑफ ए इज डिसोसिएटेड इन n मोल्स ऑफ n मोल्स, एक मोल ए का n मोल्स में टूट गया, ठीक है, वो 100% नहीं टूटा, वो n मोल्स में टूट गया। n मोल्स जब उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो मान लो 1 था, ये 1 माइनस अल्फा अगर पूरा टूट जाता तो कितना होता, 1 माइनस 1 ये 0, यहाँ पे 1 आ जाता, तो 100% क्या हो गया था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर हो जाता। ठीक है, जितने भी आयंस आते, एक ये मान लो 3 आयंस में टूट जाता, तो 3 गुना 1 तो 3 आ जाती है आई की वैल्यू पर। ये तो 3 में टूटा नहीं, इसका कुछ एक्सटेंट ही डिसोसिएट हुआ, तो कितना हुआ 1 माइनस अल्फा n अल्फा। तो अब मैं क्या बता रहा था, आई किसके बराबर है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं आप बता सकते हो, तो बचा हुआ तो ये है, जैसे 50 में से 20 बच्चे वहां चले गए, तो 20 तो वो हो गए, और यहाँ कितने बच गए 30, तो सबको जोड़ दिया गया ना, इतने मोल्स। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा तो ये बच गया, और ये कितना बन गया n अल्फा में टूटा, तो कितने हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये कौन सी है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताओ सॉल्यूट ये हुआ 1 माइनस अल्फा, और टूटने के बाद सॉल्यूट इतनी फॉर्म में आ गया n अल्फा, तो इसको भी जोड़ दिया और उसको भी जोड़ दिया, जैसे 20 बच्चे वो थे और 30 यहाँ पे थे, तो दोनों को जोड़ दिया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा ये जोड़ दिया जी। ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मल कितने ले रहे थे 1, तो 1। ठीक है, अब पुट कर दो यहाँ पे I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1। यही आ गया, ये नहीं आ गया भाई, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यू विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, तो दोनों में सेम कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल। ओके, तो ये आ गई वैल्यू। अब क्या रिलेशन आएगा, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको, होपफुली वीडियो को क्योंकि मैं कंपाइल कर दूंगा तो आप लोगों को शायद पीछे से कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो I किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसको इधर ले आते हैं, I माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले ले n माइनस 1, तो अल्फा कितना आ गया I माइनस 1 बाय n माइनस 1। So this is the relation between want of factor and degree of dissociation. This is alpha and I, और I किसके बराबर होता है, n क्या है, n वो मोल्स हैं जितने में वो टूटा है। जैसे कि यहां से 50 बच्चे में से 30 बच्चे टूटे, अगर वो सारा एक ही प्रोडक्ट बना तो 30 ले सकते हैं, बट अगर मान लो वो कई सारे पार्ट्स में टूट गया, एक ग्रुप 1 बन गया, एक ग्रुप 2 बन गया, एक ग्रुप 3 बन गया, तो हर एक में क्या आ जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
समझ रहे हो ना? तो क्योंकि 30 टूटा है ना टोटल, तो 1 माइनस अल्फा कितने में टूटा? 3 में, तो 50 में से 30 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, 3 पार्ट्स में टूटा है, वो 30 बच्चे 3 पार्ट्स में टूट गए। तो एक में n अल्फा मतलब 1 इंटू 30, दूसरे में 1 इंटू 30 1 इंटू 30 या 3 इंटू 30 कर दो तो 90। तो कितना हो गया? आप लोग देखें तो यहाँ पे कितने बचे थे? यहाँ पे बचे थे 20 और वहां पे हो गए 90, तो 90 और 20 110 हो गया। तो ये आई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो अब I की वैल्यू किसके बराबर होती है? अभी थोड़ी देर पहले किया था, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास बाय दी ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। रिवाइंड करके देख लेना, आप लोग इजीली बता पाओगे। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया? mc बाय mo माइनस 1 बाय n माइनस 1। क्लियर है? अगर अब मैं एक थोड़ा सा बताऊं आपको, I की वैल्यू ही निकालनी है। मान लो यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी है। अल्फा मान लिया 100% है, 100% टूट गया है, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू ले ली 1 था, 1 का 1 में ही टूट गया। देखें अब 100% था और 2 पार्ट में टूट गया। n की वैल्यू तो है 2, जैसा कि हमने किस में केस में देखा था, किस केस में देखा हम लोगों ने? NaCl के केस में, ठीक है? तो n की वैल्यू तो होगी 2, अल्फा ले लिया कितना? 100%, तो 100% मतलब 100 बाय 100, तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो अल्फा हो गया 1। पुट करके देखो यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 1, I माइनस 1 बाय n की वैल्यू कितने आयंस में टूटा था? NaCl 2 में, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे I माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मैंने बताया था, नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर? चलते हैं अब अगला। दूसरा रिलेशन है, ये तो था डिसोसिएशन, और दूसरा रिलेशन है एसोसिएशन। तो रिलेशन बिटवीन I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बजाय अब ले लेते हैं एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब क्या करते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास A हमने ले लिया, वही 1 मोल, लेट 1 मोल ऑफ A is taken and its n molecules, इसके n मोलिक्यूल, 1 मोल में n मोलिक्यूल गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म कितना? 1 मोलिक्यूल। इसमें से n जो थे वो n मोलिक्यूल, जैसे 1 मोल में तो बहुत सारे मोलिक्यूल हैं, तो उसमें से n मोलिक्यूल्स क्या हो गए? आपके एसोसिएट होके क्या बना लिया? 1 मोल बना लिया कोई भी सब्सटेंस, कोई भी प्रोडक्ट। तो ये Na था और ये एसोसिएट होके Na बना लिया, ऐसे समझ लें AN बना लिया, ठीक है? तो टाइम 0 पे कितना ले रहे थे? इसका 1 मोल। t टाइम पे कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा। अल्फा इसमें से कितने बच गए? क्योंकि बाकी तो क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि 2 मोल्स लिए थे, 2 में से मान लो कि 1 मोल, मान लो 4 मोल्स लिए थे, 4 में से 2 मोलिक्यूल्स एसोसिएट होके 1 बना लिया, ठीक है? वही चीज है, तो बचे कितने? 4 माइनस 2, ठीक है? अब 2 वो एसोसिएट होके 1 बना लिया, तो 2 A की पावर A क्या हो जाता? 2, तो बना कितना? अल्फा। अब 1 बना है तो क्या करोगे? इसको 2 से डिवाइड कर देते भाई, 2/2 ही तो 1 आएगा ना भाई। इसमें से कितने मोलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे थे? 2 हो रहे थे, 2 हो रहे थे, तो 1 माइनस 2 या जितना भी नंबर लेंगे, 1 माइनस 2 या फिर 4 माइनस 2, और यहाँ पे कितना हो गया? 2/2, वो 1 बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि n एसोसिएट हो रहे हैं तो क्या करेंगे? अल्फा बाय n कर देंगे। क्लियर है? मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जैसे एसिटिक एसिड हमने लिया था, क्योंकि ये 100% एसोसिएशन शो कर रहा था, एसिटिक एसिड के यहाँ लिए 2 मोल्स, तो यहाँ पे बन गया ये एसोसिएट होके कितने? 1 मोल। तो क्या किया तुम लोगों ने? 1 माइनस 2 थे, 2 माइनस 2, तो ये कितना बन गया? 2/2। तो ये तो 1 बना ना, तो जितने टूटे, जितने यहां से एसोसिएट हुए, नॉट ब्रेकिंग, एसोसिएट हुए, कितने एसोसिएट हुए? 2, तो बना कितना? 1। तो 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दिया? डिवाइड बाय n।
तो जो भी नंबर आए, तो एसोसिएशन था अल्फा और ये n एसोसिएट हुए तो n, और यहाँ पे कितना लिया था हमने स्टार्टिंग में 1, तो ये अल्फा एसोसिएट हो रहे थे तो बचे कितने 1 माइनस अल्फा, और एसोसिएट होने के बाद मिला है 1, तो हमने लिया एसोसिएशन 1। क्लियर? मेरे हिसाब से अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास पता है आई किसके बराबर है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय दी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जोड़ दो दोनों को, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 1 ही ले रहे हैं ना, 1 मोल, तो आ जाएगा। तो I की वैल्यू किसके बराबर आ गई, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n बाय नॉर्मल इज 1। क्लियर? तो यहां से अब तो सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं, अब मिटा भी सकते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, इसको इधर ले आओ, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाय n माइनस अल्फा, तो क्या हो गया, अल्फा कॉमन ले लिया, 1 बाय n माइनस 1, यही हो गया। तो ये कितना हो गया, अल्फा इंटू 1 माइनस n बाय n, इसको यहाँ इस साइड ले आओ, तो क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय 1 माइनस n इंटू n, 1 माइनस n इंटू n, तो ये आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई किसके बराबर है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व, यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू mc बाय mo माइनस 1 बाय 1 माइनस n इंटू n, तो एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। ठीक है, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं है तो आप लोग ये यूज करोगे। क्लियर है? अगर तुम्हारे पास 100% है तो पिछले पार्ट में मैंने बता दिया था, जब पीछे मैं बता रहा था। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम लोग मॉडिफाई करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता सकते हो। अब पहली कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैसे निकाला था, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, PS बाय PB नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA। तो क्या करेंगे, यहां पर वो डिसोसिएट होके एसोसिएट हो, तो ये हम किस फॉर्म में निकाल रहे थे, वांट ऑफ फैक्टर की, तो वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितने डिग्री एसोसिएट या डिसोसिएट। अगर 100% हो रहा है तो सिंपल मेथड है, सिंपल अप्लाई करना है। दूसरी आ जाओ भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू व्हाट, KB इंटू m, मोलैलिटी में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो इस नंबर ऑफ मोल्स को I से मल्टीप्लाई कर दो, वांट ऑफ फैक्टर आ गया। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, तो डेल्टा TF किसके बराबर था, याद होगा, इज इक्वल टू KF इंटू m, मोलैलिटी। तो अब इसको I से मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को I से मल्टीप्लाई करना है, I जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन से रिलेटेड है। और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर था, पाई इज इक्वल टू N बाय VRT, N बाय VRT, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट I से मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, ये चारों की चारों अब मॉडिफाई होगी, इनमें I वांट ऑफ फैक्टर है। क्लियर? तो यहां से मैं नोट लिख रहा हूं कुछ, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये डेरिवेशंस बहुत कम आते हैं बट आ सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ लेट अस सी। अब दिमाग में क्या करना है, जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आए तो ये देखना कि सॉल्यूट कैसा है। अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन एसोसिएटेड है तो आप लोग बगैर I के यूज करेंगे। इन केस ऑफ, नोट है ये, आप लोगों को याद रखना है नोट, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन एसोसिएटेड सोल्यूट I की वैल्यू आप हमेशा 1 लेंगे भाई। ठीक है, ना तो वो टूटेगा ना जुड़ेगा, वो हमेशा I की वैल्यू 1 आएगी। इन केस ऑफ
ऑफ डिसोसिएटेड, ये मैं हालांकि ऊपर भी बता चुका हूं, डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ही डिसोसिएट होंगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सीधा लिखते हैं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी भाई, वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा। इन केस ऑफ एसोसिएटेड सोल्यूट, अगर सोल्यूट एसोसिएटेड है तो आई की वैल्यू विल बी लेसर देन 1। क्लियर है? और मैंने पीछे बता ही दिया था, अगर 100% हो तो नंबर ऑफ आयंस को जोड़ देना, अगर तो एसोसिएशन 100% है तो जितने मॉलिक्यूल उसमें ऐड हुए हैं एसोसिएशन में उनको 1 बाय वो नंबर ऐड कर देना, वो वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने लिख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन यूनिट। तो सॉल्यूशन यूनिट यहां पर अब हमारी फिनिश होती है। आज जो मैंने बताया मैं उसको कंक्लूड कर दूं। आज मैंने आप लोगों को क्या बताया है, वो बताया भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, और पहले एबनॉर्मल ही बताता हूं। कंक्लूजन आप लोगों को मैंने आज ये पढ़ाया, हालांकि सबको याद हो ही गया होगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बाय colligative properties if not equal to molecular mass calculated experimentally। अगर एक्सपेरिमेंटली जो आपने कैलकुलेट किया और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कैलकुलेट किया वो सेम ना हो तो वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब इस एबनॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया, और उस वांट ऑफ फैक्टर का नाम क्या है? वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर था? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना बहुत आसान है, ओन याद रखो, ओन ऑब्जर्व्ड बाय नॉर्मल। अब ये जो ऑब्जर्व्ड है ये तो है आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये है हमारी जो नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये आपने क्या किया था? ये थी हमारे पास कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो कैलकुलेटेड है मॉलिक्यूलर मास, ये भी याद रखना है आपने कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ऊपर जाएगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या फिर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, ये याद रखना है। इन केस रिलेशन बता रहा था, किस केस में रिलेशन बता रहा था मैं? आई जो आया था, आई किसके बराबर आया था? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये किस केस में आया था? इन केस ऑफ डिसोसिएशन के केस में। एन जो है कितने आयंस में वो टूटा है वो आएगा। ठीक है, और आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। द ओनली डिफरेंस इज दिस वन। बाकी तो सॉल्व ही करना है इसको। एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का केस है। और मैंने अभी मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी की सारी लिखी दी थी। मॉडिफाइड में पीबी नॉट माइनस पी एस बाय पीबी नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, दिस इज want of factor, this is depression in elevation in boiling point. Delta TF is depression in freezing point, IKFM, M is molality और osmotic pressure है pi is equal to ICRT. So this is about it. ये थी पूरी solution unit अब हमारी खत्म होती है। Hopefully आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जिन स्टूडेंट्स को फिर भी कोई क्लियरिटी नहीं है वो जरूर क्वेश्चन पूछें, हेजिटेट ना करें भाई। और जो और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है मैंने उसकी हर एक की अलग अलग वीडियो डाली हुई है। अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वीडियो लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर क्लास बैठी होती तो भी
बट सिर्फ कैमरा में करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि उसको पढ़ूं लिखूं कैसे करूं, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल जरूर बताए हैं आप लोगों को। आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर भी अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है तो मेरे से जरूर पूछें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो, उसकी इमेज सेंड कर देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, और बता भी दूंगा। और नेक्स्ट वीक से हम लोग आप लोगों के साथ लाइव लेक्चर्स के लिए भी आ रहे हैं भाई। नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे कि एक वीक में एक दिन, वो सैटरडे संडे या कोई भी एक दिन हम लोग फिक्स करेंगे, उस दिन सभी बच्चों को लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग सभी के सभी लाइव सेशन को अटेंड करें, और जिसके जो डाउट हैं मैं पर्सनली आपके डाउट्स भी लूंगा। वो नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको टाइमली इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, अब जो नई यूनिट जो शुरू करेंगे वो रहेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीक में, बाय।